Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc के। अच्छा, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? जो हम लोग ने जो सीरीज स्टार्ट करी है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की। अच्छा, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ये बीएससी और एमएससी या फिर क्या कहते हैं, हम किसी आईटी जैम या फिर किसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। बाकी अगर कोई क्लास 12th वाला अगर ये बच्चा देख रहा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नाम से अगर वो आया है तो वो इतना समझ लीजिए चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही है। तो हम लोग पहले चलेंगे बेसिक से और बेसिक से थोड़ा सा एडवांस्ड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे तो हाई लेवल पढ़ाया जा रहा है। हाई लेवल भी है और लो लेवल से स्टार्ट करते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब 12 तक तो बहुत अच्छे से फिनिश होगा और उसके बाद हम लोग बीएससी तक भी जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? चलो, अब बात कर रहे हैं आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था वीबीटी। वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी थी। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली जो बेस्ड थी, मैं हल्का सा 5 मिनट 2 मिनट लूंगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड थी, यानी वो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग और उसके क्या कहते हैं वीबीटी यानी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे बेस्ड था। इतनी बात क्लियर? ठीक है, वहां पे क्या था, इंटरमिक्सिंग थी और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग थी। हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो 6 था या तो हमारे पास 4 था। अगर 6 था तो उसके लिए हमारे पास DsP2 मतलब D2sp3 था या फिर हमारे पास sp3d2 था। ठीक है, अगर हम बात करें इसी की जगह 4 की तो 4 में हमारे पास क्या था, sp3 था या फिर D2sp था। ठीक है, लेकिन अगर अब हम बात करें थोड़ा सा ग्रेजुएशन पर्पस से तो वहां पे क्या था, जो हमारे पास 6 था कोऑर्डिनेशन नंबर, वहां पे हमारे पास D5sb था। वो क्या था, हमारे पास ट्राइगोनल प्रिस्मैटिक था। ट्राइगोनल प्रिस्मैटिक था, उसको भी हम लोग कैसे देख रहे थे वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें अगर किसकी, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो वहां पे sp2 यानी 3 हो गए और एक ये रहा D यानी 4 हो गए। तो ये इस तरह भी शो कर रहा था। अब आप लोग को पता चला कौन से साइंटिस्ट की मदद से, एक हगिंस साइंटिस्ट थे। हाँ ठीक है, नेम वहां तक नहीं जाना, ठीक है, यहीं पे रहते हैं। तो कौन से साइंटिस्ट की मदद से, हगिंस साइंटिस्ट की मदद से। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि वीबीटी क्यों फेल हुआ, जिसकी वजह से सीएफटी को आना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि, अच्छा खुद ध्यान दो, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर ले कि भाई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है? कैसे पता चल रहा है? एक सीरीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लेकिन वो सीरीज कैसे है, वो सीरीज परफेक्ट नहीं है। आप लोग, मैं सीरीज परफेक्ट कैसे नहीं है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कभी भी आप लोग सीरीज उठा के देखो कि मान ले सीरीज चल रही है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, यानी मान लेते हैं आयोडीन चल रहा है, फिर हमारे पास ब्रोमीन चल रहा है, फिर हमारे पास HCN चल रहा है, फिर हमारे पास क्लोरीन चल रहा है, फिर हमारे पास फ्लोरीन चल रहा है। लेकिन आप लोग कहीं कहीं देखोगे बीच में S2 भी आ रहा है, कहीं कहीं देखोगे बीच में NO2 माइनस भी आ रहा है। तो यानी सीरीज का कोई परफेक्ट ऑर्डर है ही नहीं। सीरीज कहीं से भी कुछ भी उठा के कैसे भी बनी हुई है, सब जगह सीरीज अलग है। इसीलिए मैं कहता हूँ सीरीज से कभी मत पहचानो, पहचानो हमेशा सी नॉक्स से। कार्बन और नाइट्रोजन से जो जुड़े हुए हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग, और ऑक्सीजन और हेलोजन से जो जुड़े हुए हैं वो वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या कहते हैं, कुड नॉट एक्सप्लेन कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब इसका मतलब ये है कि वो कलर नहीं बता पा रहे, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक। लेकिन ये भी कैसे, ऐसे थोड़ी ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है। भाई मैंने तुमको खाली दूर से खड़े देखा, मैंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने दूर से खड़े देखा, मैंने कहा तुम बहुत खराब। मतलब मैंने अपने माइंड में एक टेम्पलेट सेट कर लिया है कि तुम ऐसे हो। तो वही चीज है वीबीटी का। ठीक है, अच्छा आगे ध्यान देते हैं। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। वही मतलब इट फेल टू एक्सप्लेन रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डिफरेंट शेप्स। मतलब ये एनर्जीज नहीं बता रहे भाई। डी ब्लॉक है ना, डी में क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये इनके शेप्स को रिलेट नहीं कर पाया। अब समझ आया सब कुछ? तो इस चक्कर से हमारा वीबीटी क्या हो गया, फेल हो गया। अब आप लोगों का काम इतना है, अगर एग्जाम में अगर पूछता है लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स के टर्म पे, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, और चलो आगे बात करते हैं। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर पूछ लेता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या कहते हैं एप्लीकेशंस या फिर इंपॉर्टेंस, तो जो वीबीटी नहीं बता पाया उसी में बस खाली वहां पे नो नो था, सीएफटी में यस यस है।
कुछ देखो देखो, थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करना। अगर पीबीटी में वहां पे नो नो था तो उसके ड्रॉबैक थे, टीएफटी में यस यस होगा तो उसके इंपॉर्टेंस हो जाएगी। अच्छा लगा? तो याद करने का तरीका पता चला, ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या? वो जो मैं आप लोगों को यस यस बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंस थी, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता क्या है, तो वो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ये सब जो लिखा हुआ है ना, इन सबको थोड़ा सा देखने की कोशिश ना करना। चलो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, जैसे एक मेटल होता है, एक लिगेंड होता है, ठीक है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझो। मान लो तुम कार में बैठे हो, कार की खिड़की तुमने खोली और एक नोट की गड्डी तुमने यहां से वहां तक फेंकी, तो तुमने क्या किया, नोट की गड्डी ट्रांसफर किया। इस तरह किसी कोई तुम्हें यहाँ पे गरीब दिखा और तुमने उसको अपनी नोट की गड्डी फेंकी, यानी क्या हुआ, नोट की गड्डी ट्रांसफर करी, यानी तुमने क्या किया, लॉस किया। तुमने क्या किया, लॉस किया। और उसने गेन किया। तुमने क्या किया, लॉस किया, उसने क्या किया, गेन किया। तो लॉस करने पे जो साइन आता है वो प्लस का आता है, तो वो बोलते हैं मेटल, यानी उसने डोनेट किया। तो जो डोनेटिंग की टेंडेंसी रखते हैं वो मेटल। खैर बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, लेकिन अच्छी बात है। इसके बाद लिगेंड क्या है, लिगेंड के पास है निगेटिव चार्ज। अच्छा भाई सर, आपने तो बताया था लिगेंड के पास लोन पेयर होते हैं, मानते हैं लोन पेयर, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज में दो लोन पेयर होते हैं, तो या तो मैं सिर्फ लोन पेयर बोल दूं या तो एक नेगेटिव चार्ज बोल दूं, बात वही है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, या फिर आप लोग ने दूसरे नेम से सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। कुछ समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब इट कंसीडर द बॉन्ड टू बी आयनिक, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में बन रहा है, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन और लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि भाई लिगेंड क्या कर रहा है, उसके पास प्लस चार्ज है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह डोनेट करेगा, ठीक है। ड्यू टू बिटवीन अपोजिट चार्जेस, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। पॉजिटिव को क्या चाहिए, निगेटिव, निगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव। आपको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा, क्या है, वहां तक नहीं जाते, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत से लोग वहां पे चले गए होंगे, तो वहां से यहाँ से आ जाओ। व्हेन लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम, रिपल्शन लिगेंड लोन पेयर एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम। अभी बताएंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। Due to their different electrostatic repulsion, when the ligand d orbital is split into two groups which have different energies। अब इन दोनों लाइन का मतलब समझते हैं कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे अभी ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। मतलब कहने का है कि हमारे पास डी ब्लॉक एटम है इस तरह, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। वो स्प्लिट कर गया, वो स्प्लिट कर गया, मतलब स्प्लिट क्यों हुआ, वो क्यों टूटा, वो इसलिए, यहाँ पे ध्यान समझना। देखो दो केस बताएंगे, एक 12th के केस से भी बताएंगे और एक बीएससी के केस से भी बताएंगे, ठीक है। दो केस बताएंगे, दोनों केस से समझने की कोशिश करना। मतलब कहने का है, मेरे पास एक ये मान लेते हैं। अच्छा अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एस ब्लॉक मेटल्स हैं, डी ब्लॉक मेटल्स हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेटल कौन है, सबसे अच्छा मेटल है एस ब्लॉक इन कंपैरिजन टू डी ब्लॉक। क्यों भाई, दोनों मेटल है जो सब। अच्छा एक बात बताओ, मेरे लिए, मुझे जैसे मान लेते हैं 100 रुपए की जरूरत है, तो एक तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त है, सबसे अच्छा मेरे लिए उस वक्त कौन होगा, जो सबसे जल्दी 100 रुपए दे देगा, वही जो इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी डोनेट करेगा, वही सबसे अच्छा मेटल होगा। तो मेरे लिए, अगर तुम अच्छे हो तो तुमने 100 रुपए पहले दे दिए, तो मेरे लिए तुम अच्छे हो गए। तो सबसे अच्छा मेटल कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब एस ब्लॉक सबसे जल्दी मेटल दे रहे हैं, इसका मतलब एस ब्लॉक का साइज क्या है, बड़ा है, क्योंकि उनके बीच ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है और ये उसके आउटर मोस्ट शेल्स हैं। आउटर मोस्ट शेल्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और जो डी ब्लॉक है उनके बीच की जो डिस्टेंस क्या है, वो कम है। तो वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी रिमूव नहीं होता है, इसलिए एस ब्लॉक सबसे अच्छे मेटल, डी ब्लॉक सबसे कम। ऐसे भी देख सकते हो, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज। तो लिथियम का साइज सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का साइज सबसे कम, इसीलिए। और अच्छा ध्यान दो, पीरियोडिक टेबल कैसे होती है, इस तरह होती है।
तो ये यहाँ पे कौन होते हैं, एस ब्लॉक, और यहाँ पे कौन होते हैं, डी ब्लॉक। तो देखो लेफ्ट से राइट जाते हो साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो डी ब्लॉक का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। समझ आया ना। हाँ, अब मान लेते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो जो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये कॉपर का शेल है, मान लेते हैं, ठीक है। कॉपर के आखिरी में है इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या कर रहे हैं, लिगेंड है, लिगेंड के पास में निगेटिव चार्ज, वो इसको अप्रोच कर रहा है। तो बाहर के वैलेंस शेल और लिगेंड के लोन पेयर्स में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, रिपल्शन क्रिएट होगा। तो ह्यूज रिपल्शन की वजह से ये डी ब्लॉक क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, तो टूट जाते हैं। मतलब कैसे, ऐसे जाके टूट जाते हैं। ये पूरा डी ब्लॉक ऐसे क्या कर गया, पूरा स्प्लिट कर गया। तो इस वजह से क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखो बहुत से लोग इसको बात को बता नहीं पाते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लिगेंड, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब समझ आया। तो यहाँ पे वापस आते हैं जरा सा। तो व्हेन लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम, रिपल्शन क्रिएट होता है। लिगेंड लोन पेयर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, ठीक है। ड्यू टू देयर डिफरेंट एनर्जीज, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, डी ऑर्बिटल जो होते हैं स्प्लिट कर जाते हैं टू हैव डिफरेंट एनर्जीज में। अब सभी को अच्छे समझ आया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो जो स्प्लिट करते हैं, वो स्प्लिट करेगा या तो डी एक्स वाई में, डी वाई जेड में, और डी जेड एक्स में, या फिर वो बाकी हम लोग ने ऊपर दो देखे थे ना, तो वो क्या थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इतनी बात क्लियर होगी। अब लेकिन सवाल ये है, हमारे पास तो 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, और वो स्प्लिट कर रहे हैं, तो कब ऊपर 3 रहेंगे, कब ऊपर 2 रहेंगे, कब नीचे 2 रहेंगे, और कब नीचे 3 रहेंगे, ऐसा कब होगा, इसकी भी बात जानकारी अभी हम लोग तुरंत लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ये बेसिकली बीएससी और 12th ये दोनों के समझने की जरूरत है, क्योंकि भाई अगर हम लोग का बेसिक अगर नहीं तैयार है, तो हम लोग बीएससी कैसे पढ़ेंगे, तो 12th कैसे पढ़ेंगे, इसलिए, ठीक। और यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब बात कर रहे हैं वाई और एक्स। भाई हमको पता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अगर बिटवीन द एक्सिस चल रहा है, बिटवीन देखो बीच से जा रहे हैं, देखो बीच से जा रहा है, देखो सभी में सेम है, सिर्फ एक्सिस चेंज होती जा रही है। हमको करना क्या है, हमने पढ़ रखा है ना एक्स वाई, एक्स वाई, हमने क्या पढ़ा है, वाई जेड, वाई जेड, हमने क्या पढ़ा है, जेड एक्स, जेड एक्स। हमको कुछ भी खुरपेची नहीं करनी है, सिर्फ एक एरो ऐसे बनाना है, एक एरो ऐसे बनाना है, सब में ही ऐसे 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 लूप्स बना देने। पहले रखना है क्या था, एक्स वाई, एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, बन गया, कुछ नहीं करना है। अब बात कर रहे हैं बिटवीन द एक्सिस, जो बीच से जा रहे हैं वो हमारे बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर, समझिए एक्सिस के ऊपर कैसे, मान लो इस तरह बना हुआ है, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ऑन द एक्सिस कैसे, जैसे ये बीच से जा रहा है, ये बीच से, अगर इस पेन को मैं बीचों बीच से निकाल दूं, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब इसी बीच के एक्सिस से जा रहा है, तो इसको बोल रहे हैं ऑन द एक्सिस, ठीक है। इसी बीच के एक्सिस से अगर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑन द एक्सिस। और इसी बीच के एक्सिस से एक और ऐसे गोल में चला जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर। सभी कुछ समझ आया, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं ना, चल। तो ये हमारे पास क्या था, ऑन द एक्सिस, और मतलब ऊपर क्या था, बिटवीन द एक्सिस, और नीचे वाला क्या है, ऑन द एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग कैसे होगी, कैसी स्प्लिटिंग कैसे होगी। इतनी बात थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा पासो। हमको स्प्लिटिंग पता चल गई, पता चल गई। जब टेट्राहेड्रल ऊपर होगा, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 होगा, तो टेट्राहेड्रल होगा। अच्छा, इसमें स्क्वायर प्लेनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। जब टेट्राहेड्रल ऊपर होगा, तो ध्यान रखना टी से टेट्राहेड्रल, टी से T2G, कंफ्यूजन नहीं ना। टी से टेट्राहेड्रल, टी से T2G ऊपर। अच्छा, T2G EG इन्होंने स्प्लिटिंग के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। अब कितने ब्लॉक है, 1 2 3, तो T2G कितने, 1 2 3, तो ऊपर 3 नेम वाले ऊपर, और टी से टेट्राहेड्रल ऊपर, टी से T2G ऊपर, गजब, ठीक। नीचे क्या है, EG, सिर्फ EG 1 2, और नीचे 2 ऑर्बिटल्स, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा यार, समझ आए। टी से टेट्राहेड्रल, टी से 2T ऊपर, नीचे 2 ऑर्बिटल्स, नीचे EG ऊपर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बार और ध्यान देते हैं, ये देखो, ये हमारा कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल का, कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल कैसे थे, उनके लोब्स कैसे थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर।
ऑन द एक्सिस थे ये, इसका मतलब ओ से ऑक्टाहेड्रल, ओ से ऑन द एक्सिस। एक गजब की आज तो ट्रिक एकदम बेहतरीन निकल रही है। ओ से ऑक्टाहेड्रल, ओ से ऑन द एक्सिस, ऊपर दो ऑर्बिटल्स तो ऊपर सिर्फ ईजी। इतनी बात क्लियर हो गई, ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा पीएससी के कॉन्सेप्ट से आ जाए। अब वो कैसे आएंगे, वो आएंगे ऐसे। देखो पहले क्या था, एनर्जी हमारे ग्राउंड स्टेट में रहती है भाई। पहले तो किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली नहीं, पहले किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली नहीं ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, तो ये सभी के सभी कहाँ पहुंच जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में आ गए। एक्साइटेड स्टेट के आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई तो लिगेंड और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्प्लिट कर जाते हैं। तो जिस टाइम अगर T2G की एनर्जी ज्यादा होगी तो वो T2G ऊपर होगा, टेट्राहेड्रल की ज्यादा होगी तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होगी तो ऑक्टाहेड्रल ऊपर हो जाएगा। अब कोई बड़ा डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ टर्म्स जान लेते हैं। अगर इनके बीच का डिफरेंस है और टेट्राहेड्रल ऊपर है तो डेल्टा टी, ठीक है। अब ये रहा ग्राउंड स्टेट, ये रहा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। हमको इनकी नेमिंग भी पता चल गई, इसकी भी नेमिंग पता चल गई, ठीक। अब अगर ऊपर 3 ब्लॉक हैं, ऊपर 3 ब्लॉक है तो ऊपर की वैल्यू 2 रख देना, मतलब उल्टा कर देना। अगर नीचे 2 है तो ऊपर की वैल्यू 3 रख देना। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों में नीचे 5 है, दोनों में नीचे 5 है, तो उतना चिंता करने की जरूरत नहीं। अब साइन कैसे भाई, अरे यार ऊपर वाई एक्सिस होता है अगर तो पॉजिटिव होता है, नीचे वाई एक्सिस माइनस होता है। इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस माइनस होता है, तो ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले माइनस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको कट करोगे तो 0.4 आएगा, इसको कट करोगे तो 0.6 आएगा। तो या तो 3/5 लेके चलो या तो 0.6 लेके चलो, अब कोई भी डाउट नहीं। अब थोड़ा सा एक ग्रेजुएशन के टर्म से देखते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 10 dq। तो इसको मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 4 dq। स्मॉल डी ले ले, कैपिटल डी ले ले, कोई इशू नहीं। और इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ 6 dq। कोई भी डाउट यहाँ चल रहा है नहीं ना, सब मजा आ रहा है, एकदम परफेक्ट, ठीक है। ये था हमारा, कैसा था हमारा, था टेट्राहेड्रल। ये हमारा कैसा था, ये हमारा था ऑक्टाहेड्रल। देखो ऑक्टाहेड्रल में ऊपर 2, तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जस्ट उल्टा। नीचे 3, ऊपर 2, बस बात खत्म। ऑक्टाहेड्रल चल रहा है तो डेल्टा ओ डेल्टा ओ डेल्टा ओ चलेगा, और यहाँ पे ऊपर का 0.6 हो जाएगा, नीचे एक -0.4 हो जाएगा। पक्का, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि कैसे हमें डायग्राम बनाना है, कैसे CFT हमने क्या पढ़ा है। लेकिन अब वो आता है कैलकुलेट CFT, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा, डेल्टा ओ को ही मेनली हम लोग लेके चलेंगे। अगर डेल्टा ओ आप लोग को समझ आ गया तो डेल्टा टी तो यूं हो जाएगा, नहीं इतनी भी आसान नहीं लेकिन हो जाएगा, ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, मान लेते हैं मेरे पास इसमें थे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ध्यान रखना अभी ना वीक फील्ड लेके चल रहे हैं ना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड, अभी कुछ लेके नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ समझा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 5, ठीक है। नीचे कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 इंटू माइनस का 2/5, बीच में प्लस का साइन आएगा। ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इंटू 3/5 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा भी आंसर आएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऊपर क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इंटू दिस, और नीचे 3 इलेक्ट्रॉन 3 इंटू दिस। और ध्यान रखना ऊपर से नहीं चलेंगे, हमेशा चलेंगे नीचे से। कहां से चलेंगे, नीचे से। तो नीचे अगर ईजी है तब भी नीचे ईजी से चलेंगे, ऊपर अगर ईजी है तब भी नीचे वाले से चलेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे नंबर ऑफ T2G ऑर्बिटल्स, T2G देखो कहाँ है, नीचे ही है ना, देखो T2G नीचे ही है। तो T2G ऑर्बिटल्स माइनस का 0.4 डेल्टा ओ, प्लस का Ng ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लेना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो यहाँ पे लिख ले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Eg और T2G, ठीक है। अब प्लस आप लोग ने देखा होगा, प्लस कभी कभी कहीं 4p, प्लस कहीं 3p, प्लस कहीं पे 2p लिखा मिलता है। वो ये क्या है, वो ये है पेयरिंग एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने हम लोग प्लस करके, अरे 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बस 2p लिख देना, कुछ करना ही नहीं है यार। तुमने देखा, हाँ तुमने स्प्लिटिंग करी है, नीचे 3 है, अरे नीचे भाई साहब 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम लिख देंगे 3p,
अभी समझाएंगे कैसे, सिंपल। और आगे ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल केस में अब भाई साहब हम लोग देखो D7 आ गए हैं, लेकिन D7 मतलब D7 कह रहे हैं, D7 साथ हम लोग वीक फील्ड लिगेंड आ गए, यानी अब करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो थोड़ा सा माइंड को और ओपन करके बैठ जाओ। मुझे पता है तुम अच्छे से लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से थोड़ा सा और अटेंटिव हो जाना, ठीक है? कैसे? अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब क्या हो रहा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। अच्छा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा हाई स्पिन कैरेक्टर हो जाएगा। आप कैसे यहाँ पे फिल करते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब रहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके ऊपर जाएंगे, इसका मतलब। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप लोग ये मान लेते हैं ये आपकी छत है और ये बीच में दीवार है और ये आपके पड़ोसी की छत है, तो ऐसा नहीं होता है आपको यहाँ पे आपका कोई पार्टनर दिखता है तो आप बढ़िया एक्साइटेड हो जाते हो, एक्साइटेड होकर के जंप करके इधर चले जाते हो। तो खैर वहाँ आपकी छत वाली बात बाद में आता है ना, तो ऐसे नहीं होता सबकी छत अटैच, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इलेक्ट्रॉन कभी जंप करके यहाँ, कभी जंप करके यहाँ। कुछ समझ आ रहा है? तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा? कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजिली जंप कर जाएगा ईजी ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब क्या कैलकुलेट करना है? CFSE। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब थोड़ा सा सोचते जाना, नीचे वाला 3 है तो 2, नीचे लेकिन माइनस है तो 2/5, यानी मैं इसको 0.4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है? ऊपर वाले 2 हैं तो यानी 3, वो भी प्लस के, तो 3/5, यानी मैं इसको 0.6 भी लिख सकता हूँ। नीचे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5 T2G, तो 5 इंटू कितना है माइनस का 0.4, ठीक, प्लस का साइन। ऊपर कितना है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 इंटू में क्या है? पॉजिटिव, यानी 0.6, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 20, यानी माइनस का 2.0, प्लस का 16, यानी 16 कह रहे 2 इंटू 6 12, यानी 1.2, लेकिन साइन माइनस का आएगा, यानी माइनस का 0.8। अब 0.8 आ गया, 0.8 क्या आएगा? DQ आएगा, तो यहाँ पे DQ लिख लेते हैं, ठीक है? अब इतनी बात क्लियर। लेकिन MP भी था, पेयरिंग एनर्जी थी। अब पेयरिंग एनर्जी कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7, ठीक। हाँ, अब पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? देखो पेयरिंग एनर्जी ऐसे निकालते हैं, अगर इधर 3 होते, जितने इधर होंगे उतने इधर से माइनस कर देने, बस। अगर इधर 3 होते तो 3 में से 2 निकल जाते, तो एक पेयरिंग एनर्जी। इधर और इधर मिला के 4 होते, इधर 2 होते, तो 4 - 2, 2 पेयरिंग एनर्जी हो जाती। इधर 2 पेयर हैं, इधर 2 पेयर हैं, यानी 2 - 2, यानी 0 पेयरिंग एनर्जी। यानी मैं पेयरिंग एनर्जी लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी मेरा आंसर माइनस का 0.8 DQ हो जाएगा, राइट आंसर। कितना हो जाएगा? माइनस का 0.8 DQ। कोई भी डाउट नहीं है तक? अब चलो इसी को हम लोग देख लेते हैं वापस से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। पेयरिंग करा देगा, क्योंकि अब की बार बीच का डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जा पा रहा है, तो वो अब अपने ही घर में है। अब तुम लोग दूसरे को नहीं देख पा रहे हो, अब अपने ही घर में देखो। कैसे? 1 2, अरे 1 2 3 4 5 6 7, मैंने यहाँ पे एक साथ भर दिया, ठीक है? क्योंकि सब लाइन से भरना, जब छोटी क्लास में 12th वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, तो नीचे कितने? 6, तो 6 एनर्जी क्या थी? माइनस का 3 है तो 2, यानी 2/5, यानी हो जाएगा 0.4, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 0.4, प्लस का ऊपर कितने हैं? 1, यानी 1 इंटू 0.6, तो 1 इंटू 0.6, ये कितना हमको दिख रहा है? माइनस का 2.4, प्लस का 0.6, यानी 24 में से 6 चले गए, 18 बचे, यानी माइनस का 1.8 DQ हो जाएगा। अब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी देखते हैं, 3 - 2, यानी +1P। सभी को अच्छे से समझ आया? अब कर लोगे खुद से? चलो और कैसे देखते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, पॉज दे रहा हूँ, आप लोग इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और फटाक से ट्राई करो। हो गया? चलो अब कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। Mn यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2,
क्योंकि भाई H2O वीक फील्ड लिगेंड यानी 6 इंटू 0 0 यानी हो गया Mn+2। अब देखना मैं थोड़ा सा अब फास्ट करूंगा, ध्यान देना। Mn और ये सब अपने आप रफ हो जाएगा तो इस वजह से नोट करते चलना। Mn हो गया 25, कैसे लिखते हैं 4s2 3d5, कम नंबर वाला S को, ज्यादा नंबर वाला D को, तो 3d5 दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, कितने बचे 3d5। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं होगी, कैसे पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पे ध्यान देते हैं 1 2 3 4 5, पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 3 4 5, यानी EG में कितने हैं 2, T2G में कितने हैं 3। ऐसे भी लिखा आपको मिलेगा क्वेश्चंस में, तो इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन अब तो ये लोग ये चीज तो आप कर ही लोगे, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करनी CFSC, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास कितने हैं, नीचे कितने हैं 3, तो नीचे कितना चल रहा था 0.4, ऊपर कितना चलेगा 0.6, तो 3 इंटू माइनस का 0.4 प्लस ऊपर कितने 2, तो 2 इंटू 0.6, तो 3 4 जा 12, तो माइनस का 1.2, नीचे 3 ही है ना, तो नीचे क्या चलता था 0.4 और प्लस का 1.2, यानी कितना हो गया 0। अरे इसका आंसर तो 0 आ गया। सभी को अच्छे समझ आया, नीचे 3 थे तो क्या हो जाएगा 2/5 माइनस का तो हो जाएगा 0.4, तो बस ठीक है। पेयरिंग एनर्जी कोई नहीं है 0। अब ये वाला एक बार आप लोग ट्राई करना, ये वाला मैं आप लोग को कराता हूँ। आप लोग सोच रहे होगे यार यहाँ पे भी H2O6 लेकिन ये +2 माइनस मतलब सॉरी +2 +3, तो इसमें चेंज क्या आएगा, चेंज ये आएगा जो अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा शो करेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान सुना। Fe कौन सा शो करता है, Fe या तो +2 या तो +3, इसके साथ या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या तो वीक फील्ड लिगेंड है। हम लोग तो क्या कहते हैं सीनॉप से पहचान लेंगे, ठीक है। या हमने अगर पढ़ रखा होगा ये वीक फील्ड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। कोबाल्ट क्या शो करता है, या तो +1 या तो +2, जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से उठकर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे ये निकल सिर्फ +2 शो करता है अधिकतर, जब निकल +4 शो करेगा तो उसके साथ वीक फील्ड लिगेंड जो होगा ना हमारा, वो एक्ट एज अ करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। इसका मतलब कोबाल्ट हमारा शो करेगा कैसा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, इस बात को ध्यान रखना। और +4 वाले जितने भी होते हैं उन सबके साथ हर वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे +3 है, कोबाल्ट होता है 27, इसका मतलब 4s2 3d7 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यानी क्या बचा 3d6 बचा। अब 3d6 बचा यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएगा और पेयरिंग हो जाएगी, तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे तो एक भी नहीं रहेगा, यहाँ पे एक भी नहीं रहेगा। अब एक भी जब यहाँ पे नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे 6 रहेंगे, 6 इंटू माइनस का 0.4 रहेगा, यानी माइनस का 2.4 आंसर रहेगा। ऊपर वाला तो 0 इंटू हो जाएगा यानी -2.4 DQ हो जाएगा। और यहाँ पे कितनी पेयरिंग एनर्जी आएगी 3 - 1 यानी +2 पेयरिंग एनर्जी आएगी। नीचे 3 थे तो 2/5, ऊपर 2 है तो 3/5। एकदम कॉन्सेप्ट एकदम मजे से क्लियर। चलो अब आगे ध्यान देते हैं जल्दी से। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग करने। देखो मैंने कहा था ना कॉपर की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, कॉपर की वैलेंसी 2+, तो यहाँ पे कितनी है 4-। तब भी देख लो, अब थोड़ा सा आप लोग को ट्राई करना है। यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी दिखती कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी +4। इसका मतलब कॉपर अपनी वैलेंसी से उठ के ज्यादा आ रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी आएगी -6, हाँ +4, ठीक है। यानी कॉपर अपनी वैलेंसी से उठ के ज्यादा आ रहा है, यानी यहाँ पे एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। और यहाँ पे Cu तो हमारा 2+ है, तो यहाँ पे एक्ट एज अ नॉर्मल लिगेंड की तरह करेगा। तो इस बात को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी होमवर्क है, ऐसा करना जरूर, बताना मुझे अगर हो पा रहा है तो, नहीं हो पाएगा तो मैं खुद बताऊंगा आप लोग को। चलो अब अगर मान लो न्यूमेरिकल आ गया, अब ये देखो अब न्यूमेरिकल हम लोग थोड़ा सा हाई में जा रहे हैं, तो ये सारे सारे जो न्यूमेरिकल है मैंने IIT जैम के पर्पज से लिए हैं, क्योंकि ये BSc MSc दोनों के लेवल के बराबर हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन उसका भी है, क्या कहते हैं, मैंने वहां का भी लिया है, जो BSc का जो पेपर हुआ था उसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर आया था उससे भी मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। हाँ कॉलेज से जाके लिया, थोड़ी सी मेहनत करके हम लोग भी थोड़ा सा, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि स्मार्ट ट्रिक फॉर न्यूमेरिकल्स है। लेकिन ध्यान रखना ये ऑक्टाहेड्रल केस के लिए, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल केस के लिए। टेट्राहेड्रल केस के लिए कोई केस नहीं है, सिर्फ एक है, वो भी ऑक्टाहेड्रल की मदद से ही निकलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल बहुत अच्छे से पढ़ो, टेट्राहेड्रल अपने आप हो जाएगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना,
अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना यूनिट कन्वर्जन की बात है, इसका मतलब डेल्टा ओ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देख, अरे यार तुमको यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो जीरो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, सी एफ एस सी ही तो आ रहा है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आ रही है, जीरो डी क्यू आ रही है। तो इसका मतलब अगर सी एफ एस सी कैलकुलेट करना है, अगर सी एफ एस सी दिया होगा तो हम डी क्यू फाइंड कर लेंगे, डी क्यू दिया होगा तो सी एफ एस सी फाइंड कर लेंगे। तो समझ आया ना, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमेशा ध्यान रखना डेल्टा ओ यानी ऑक्टाहेड्रल केस या टेट्राहेड्रल केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल केस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। और जो CFSC रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर इसको भी पॉजिटिव कर दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल केस में कभी नेगेटिव वो जल्दी नहीं आएगा, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है तो वो आप लोग को यूनिट कन्वर्जन में फंसाएगा ही फंसाएगा। तो अभी एक ट्रिक ध्यान रखना, 1 किलो जूल पर मोल, 1 किलो जूल पर मोल या फिर मोल इनवर्स, है ना, इसको हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो करेंगे 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको हम किलो जूल में करेंगे तो इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है, मतलब अगर ये दिया होगा तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये दिया होगा तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे, बस बात कर, ठीक। अब और भी वो आप लोग को तरीके से फंसाएगा, हम लोग तो सिर्फ डेल्टा ओ पढ़ रहे हैं, इसके और भी नेम होते हैं, और भी नेम होते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नेम से भी जाना जाएगा। ये आप लोग को लैम्डा मैक्स के नेम से भी देगा। कैसे, लैम्डा मैक्स, यानी लैम्डा मैक्स क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, नैनोमीटर। हम तो पढ़ रहे थे सेंटीमीटर या फिर किलो जूल पर मोल, तो इसीलिए ध्यान रखना हम इसको क्या कहते हैं, पहले 1 नैनोमीटर हमारा कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर, तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब हमें चाहिए सेंटीमीटर, यानी अगर मान लो किलो जूल में दिया होगा तो उसको सेंटीमीटर इनवर्स में करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में करने के बाद फिर हम उसको 1 सेंटीमीटर कर देंगे, 1 सेंटीमीटर में करने के बाद हमको सेंटीमीटर मिल जाएगा, सेंटीमीटर से हम यहाँ पे ले आएंगे नैनोमीटर से। अरे करेंगे, परेशान नहीं हो, लेकिन समझ आया ना, ठीक है। उसका नेम, और दूसरा नेम क्या है, डीडी ट्रांजिशन नेम से भी जाना जाएगा, और उसका नेम क्या है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नेम से भी क्या होगा, डेल्टा ओ जाना जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं हम यहाँ पे। अब अगर डेल्टा ओ दिया हो या फिर डेल्टा टी दिया हो तो क्या डेल्टा ओ निकल आएगा, हाँ बस 4/9 करना है, डेल्टा ओ की वैल्यू रखनी है, डेल्टा टी निकल आएगा। अगर डेल्टा टी दिया हो तो इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर नीचे ले लेंगे तो डेल्टा ओ आ जाएगा, ठीक है। अभी डेल्टा सी क्या है, ये है हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ा सा एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, यानी आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सभी आईआईटी जैम का है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा जानबूझ के पूछ रहे क्योंकि हाई लेवल का है, ये 12th के लेवल से कोई मतलब नहीं है। डेल्टा सी हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, इसकी ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखो क्योंकि इसी फॉर्मूले पे बेस सब कुछ पूछा गया है। तो ये दिया होगा, 9 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे, डेल्टा ओ आ जाएगा, ठीक है। अब चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को क्लियरिटी भी ज्यादा आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे कह रहा है given that the crystal field stabilization energy COH2O का होल 6 और 2, इसकी एनर्जी दे रखी है इतनी, कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। इसका मतलब हम CFSC निकाल लें, डेल्टा ओ अपने आप आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अच्छा, ये वैल्यू किसकी दे रखी हुई है, ये वैल्यू दे रखी हुई है CFSC की, यानी अगर CFSC तक हम डेल्टा, यानी हम यहां तक पहुंच गए, इज इक्वल टू एक्स डी क्यू। ध्यान देना, एक्स डेल्टा ओ मान लेते हैं, डी क्यू डेल्टा ओ ही तो चल रहा है क्योंकि 6 है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर वैल्यू दी होगी और डेल्टा ओ अपने आप आ जाएगा। कैसे, और यहाँ पे चलो कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। तो 1 2 3 4 5 स्प्लिट हो गया, डेल्टा ओ ऊपर तो ईजी ऊपर ऑन द एक्सिस ऊपर 1 2 और नीचे 1 2 3। चलो जल्दी ध्यान देते हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट +2 में है, +2 में है, इसका मतलब कोबाल्ट हो गया 3d4s2 3d7, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी d7। d7 का भी हम लोग ने देखा था H2O वीक फील्ड लिगेंड, यानी ऊपर क्या आ रहा था, और जल्दी से यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसीलिए क्या आ रहा था, कहां गया कहां गया कहां गया, वीक फील्ड लिगेंड के लिए, यानी कितना आ रहा, -0.8 d3। और यहाँ पे ध्यान देते हैं क्योंकि भाई d7 वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। चलो 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 जल्दी से, चलो कहां गया क्वेश्चन, यानी हमको अपने आप आंसर मिल गया, -0.8 डेल्टा ओ। CFSC मेरे पास कितनी दी हुई है, 736, इसीलिए कह रहा था माइनस में लो ताकि डेल्टा डी क्यू क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा तो हम इसको ऑलरेडी अपने आप माइनस में ले लेंगे, -7360 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 0.8, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल, एक मान लेते हैं ऊपर और जीरो बढ़ा दिया तो इसको काट देते हैं, चलो थोड़ा सा 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 8 जा 16 0 0 हो गया, यहाँ पे 4 9 जा 36 4 2 जा 8, यहाँ पे 0 0 हो गया, यानी मेरे पास आंसर कितना आ गया 9200 आ गया। क्या आ गया 9200 आ गया। लेकिन यहाँ पे उसने हमको दे रखा था सेंटीमीटर क्यूब में, कितना दे रखा था सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 9200 जो मेरे पास आ रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब कह रहे, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। लेकिन हमको कैलकुलेट किस में करनी, किलो जूल पर मोल, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 83.7 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अरे अभी तो देखा था 83.7 सेंटीमीटर उसमें, तो इसको क्या कर देंगे इससे डिवाइड, क्योंकि उस अगर देखो अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इसमें चेंज करना है तो डिवाइड कर देना है, इसमें दिया हुआ है और सेंटीमीटर में लाना है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आए? सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना। अगर सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है और चाहिए किलो जूल पर मोल में, तो हम डिवाइड कर देंगे। अब इसका उल्टा दिया होगा तो मल्टीप्लाई कर देना बस। तो अब इसको जो भी कट करोगे हमारा आंसर आ जाएगा किलो जूल। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आएगा वो लगभग 109 के अप्रॉक्स शायद आएगा, 109.9 के अप्रॉक्स। तो किस में आ जाएगा किलो जूल पर मोल। देख लेना एक बार, अगर हो सकता है मैं गलत हूं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ध्यान रखना आंसर यहीं से आएगा। ठीक है, समझ आए? चलो आगे ध्यान देते जल्दी से। चलो जल्दी से अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है यार, ध्यान से सुना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैक्स वेवलेंथ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यानी फिर हमसे डेल्टा ओ पूछ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना। कैसे करेंगे और ध्यान देते हैं। अरे यार टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 21 22 23 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हो, वो सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए क्योंकि +3 है, तो इसका मतलब क्या बचा होगा 3d1 बचा होगा। 3d1 बचा है यानी 1 2 3 4 5। ऊपर क्या हमारे पास है, ऊपर है हमारे पास स्प्लिटिंग होगी तो 1 2 की होगी, नीचे होगी तो 1 2 3 की होगी, यानी यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। अब 1 आया है तो 1 नीचे क्या होता है 0.4, वो भी माइनस का, यानी 1 इंटू 4, यानी हमारे पास आंसर कितना आ गया माइनस का माइनस का क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। अब ऊपर हमारे पास क्रिस्टल फील्ड एनर्जी मल्टी डिवाइड करेंगे तो 7680 लेंगे, ये भी माइनस का लेना पड़ेगा वरना डी क्यू क्या आ जाएगा हमारे, वो डेल्टा क्या आ जाएगा पॉजिटिव नहीं निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव हम लोग को नहीं चाहिए। कैंसिल किया, ऊपर एक जीरो बढ़ाया, कट कर देते हैं तो 4 1 जा 4 4 9 जा 36 4 2 जा 8 और 0 0, यानी आंसर कितना आ गया 19200 हमारे पास ये आ गया। ये क्या आया भाई मेरे, ये आया है सेंटीमीटर इनवर्स में, हमको चाहिए लैम्डा मैक्स में, तो सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम इसको क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, देखो आप लोगों को कैलकुलेटर मिलता है तो आप लोग कैलकुलेटर की उसकी चिंता नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे इनवर्स में ना तुम सेंटीमीटर में लाएंगे तो इसको क्या करेंगे 1/19200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर इनवर्स है, अब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर मेरे ख्याल से कुछ 5.20 इंटू 10 की पावर 5 आएगा -5, ठीक है। अब ये क्या आया सेंटीमीटर में आया, हमको क्या चाहिए था वेवलेंथ नैनोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मुझे इसको 10 की पावर 7 में चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 चाहिए, तो इसलिए जब भी 2 चाहिए होता है ना तो ट्रिक ध्यान रखना, जितना चाहिए होगा उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, तो 5.20 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में 100 डिवाइड बाय 100, जितना चाहिए होगा उतना से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, तो ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 520 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 10 की पावर -7 सेंटीमीटर को 1 नैनोमीटर में लिख सकता हूँ, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 520 नैनोमीटर आ गया। समझ आया? तो बहुत इजी था, टफ नहीं था, उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल थी, बस मैं इतना समझ सकता हूँ, ठीक है। अब आगे ध्यान देते जल्दी से। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दे रखी हुई है, यानी फिर हमको देखो CFSC दे रखा हुआ है, CFSC दे रखा हुआ है। अच्छा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दे रखा हुआ है, आपकी बार स्टेबलाइजेशन वो अलग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दे रखा हुआ है, देखो डेल्टा भी उसने दे रखा हुआ है, इसका मतलब जी हमको क्या डेल्टा ओ दे रखा हुआ है क्या, और हमसे 4 है तो क्या इसका मतलब डेल्टा टी पूछ रहा है, ये 6 था तो इसका मतलब ये डेल्टा ओ था। हमने रिलेशन पढ़ा है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ में, तो कितना है 4/9, डेल्टा ओ कितना दे रखा हुआ 18,000,
यानी 1 2 ये कट गया तो कितना हो जाएगा 9 2 18 यानी 2000, तो 4 से मल्टीप्लाई यानी 8000, तो 8000 कितना सेंटीमीटर इनवर्स। देखो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यार इतना इजी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। चलो अब आगे ध्यान देते जल्दी से। अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आएंगे, यानी अपना लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। और इंक्रीज करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो स्प्लिटिंग है, जो स्प्लिट हो रहा है, जो फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग है, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं स्प्लिटिंग के थ्रू, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला है मेटल अफेक्टिंग, दूसरा है लिगेंड अफेक्टिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। क्या पढ़ रहे हैं? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। तो मेटल और लिगेंड, हम लोग ने लिगेंड के ऊपर पढ़ लिया, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या तो वीक फील्ड है, इस पे डिपेंड करेगा। हम लोग ने मेटल पे नहीं देखा। मेटल पे कैसे देखेंगे? ध्यान रखना, मेटल के दो फैक्टर्स हैं, या तो मेटल की डिफरेंट सीरीज हो, 3D 4D 5D सीरीज हो। 3D सीरीज इस देखो, तुम लोग ने सुना होगा जिंक कैडमियम मरकरी, जिनी कनाडा होगा, तो जिंक कैडमियम मरकरी सुना होगा। तो सबसे नीचे वाली Hg सीरीज 5D सीरीज, उससे ऊपर वाली कैडमियम की सीरीज 4D, उसके ऊपर वाली 3D सीरीज यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करेंगे? तो जिसका सबसे ज्यादा सीरीज, उस मेटल का जो CFSC होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? नो मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता कि डेल्टा O है कि डेल्टा T है, कोई भी मैटर नहीं करता क्या प्रेजेंट है। हमको इतना ध्यान रखना है जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा उसका डेल्टा O होगा। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं। अगर मान लो मेरे पास दिया हुआ है एक मेटल दिया हुआ है और लिगेंड मेरे पास 4 दिया हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ऐसे ही मेरे पास एक और दिया हुआ है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और एक और है +3। यहाँ पे भी मेटल लिगेंड +4, यहाँ पे भी मेटल लिगेंड 4। ठीक है, 6 भी हो सकता 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 है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा, तो ये इस तरह हो जाएगा। बिल्कुल भी टफ नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा समझ आएगा। यहाँ पे ध्यान देते हैं, करेक्ट ऑर्डर डेल्टा O का पूछ रहा है। ठीक है, और उसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। देखो IIT JAM 2018 का क्वेश्चन भी है। अब कैसे करेंगे? यहाँ पे ध्यान देते हैं। इरिडियम, देखो सब में नंबर सेम है, सब में क्या है? इरिडियम, रोहिडियम और कोबाल्ट सब में सेम, और सब में साइनाइड आयोडीन और आयोडीन I- हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? ध्यान रखना, जिसकी 3D सीरीज सबसे ज्यादा, जिसका D सीरीज सबसे ज्यादा, उसको सबसे पहले ले लो। तो देखो सबसे पहले कौन आता है? रोहिडियम आता है कि इरिडियम आता है? सबसे पहले आता है इरिडियम, 5D सीरीज का मेंबर है, तो इरिडियम को सबसे पहले ले लो। लेकिन इरिडियम और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ भी है, तो इरिडियम 6-, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इरिडियम 6-, वो सॉरी CN है, तो यहाँ पे आ गया इस तरह 3-। ठीक है, अब देखो रोहिडियम सेम है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज्यादा, तो हमारे पास आ जाएगा रोहिडियम CN का 3-। ठीक है, अब इसके बाद रोहिडियम का वीक फील्ड लिगेंड के साथ, क्योंकि ये हमारे पास 4D सीरीज का है, ये हमारे पास 5D सीरीज का है, तो 4D वाले को पहले ले लेंगे, तो रोहिडियम I6, और यहाँ पे हो गया 3-, और यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट का इरिडियम 3-। बहुत ही सिंपल था यार, तो मजा आ गया एकदम। तो ये हमारा क्वेश्चन भी बहुत इजी हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, आप लोग कुछ होमवर्क करके बताना। एक क्वेश्चन ये होमवर्क है आप लोग का, आप लोग मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना है? CFSC कैलकुलेट करके आप लोग मुझे होमवर्क सेक्शन में जरूर बताना। क्लियर? तो हम लोग ने डेल्टा O और डेल्टा T भी वैसे ही है यार, अब तक ऊपर EG चल रहा था, अब की बार ऊपर T2G कर देना, वैसे ही CFSC कैलकुलेट होगी, वैसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। सभी को अच्छे समझ आए? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब हम लोग इसके बाद ये पढ़ेंगे। अब आप लोगों का काम इतना है, इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से मेहनत करना और अच्छे मार्क्स लेके आना। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।